गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग बच्चों अपने जीएस सब्जेक्ट में सबसे पहले देखा जाएगा भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग का आज का विषय भारत का संविधान होगा। इसमें बच्चों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे तो संविधान पढ़ने का हमारा जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा। ऑफलाइन की जो मेरी क्लास होती है, ठीक है, और जो ऑनलाइन की क्लास होंगी, इसमें एक डिफरेंट आपको मैं यहाँ पे ये दूंगा कि देखिए, मैं जब पॉलिटी स्टार्ट करता हूँ तो मैं बिल्कुल जो स्टार्टिंग है, ठीक ना, जहाँ से स्टार्टिंग है संविधान का, भारतीय राज व्यवस्था का या राजनीति विज्ञान का, ठीक है, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। बट वो सेक्शन बच्चों थोड़ा टफ होता है, और जैसा कि मैं जेई फाउंडेशन वालों को जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि आप लोग का जीएस जो है वो काफ़ी वीक होने की वजह से मैं एक कठिन चैप्टर जो है वहां से अगर स्टार्ट करता हूं तो आप लोग को जो है पहली बात तो समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो आपका जो है उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगा वो होगा कैसे बच्चों, यहां समझ लेना, ठीक है। हम लोग सरलता से, ठीक है, कठिनता की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना, यानी कि जो इजी टॉपिक होगा और जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और जिस टॉपिक से क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, वहां से हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या है बच्चों, जीरो से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचा जाएगा 100 पे, ठीक। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि जब संविधान पढ़ा जाता है तो बच्चों देखो, मैं सारी बातें यहां बता दे रहा हूं कि संविधान की स्टार्टिंग, ठीक है, वो होती कहां से है। तो जैसे हम देख रहे हैं भारत का संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको संविधान की परिभाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है। फिर राजनीति विज्ञान जो है इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान ये क्या होता है, ठीक है, तो ये भी जानने की जरूरत है, राजनीति विज्ञान। फिर राज्य व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था क्या है, तो इसको भी जानने की जरूरत होगी। परंतु जब मैं यहां से चीजों को बच्चों स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ये थॉट वाली चीजें हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां से आपका देखिए क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। ये जो डिफिनेशन होगा यहां से आपके क्वेश्चन जो है वनडे एग्जामिनेशन में एक भी नहीं बनेंगे। अगर कोई यूपीएससी, ठीक है, या स्टेट पीसीएस में पॉलिटिकल साइंस मेंस का देख रहा है, ठीक है, तो वहां उसको इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, बट आपको जो है इसकी जरूरत नहीं है। ये एक पहली बात तो ये, ठीक। परंतु हम अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट और डेटा दोनों साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको भी जानना है। वो अलग बात है कि हमसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या होगा ना, आपको अभी दिक्कत होगी क्योंकि आपका बेसिक खराब है ना, ठीक है। तो एकदम बेसिक आपका गड़बड़ है, तो बेसिक गड़बड़ होने की वजह से यहाँ आपको आएगी समस्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं क्लियर कर दूं कि पहला चैप्टर हम लोग का ये हो जाता है, ठीक है, डिफिनेशन वाला चैप्टर। और इसी में हम लोग देखते हैं कि संविधान कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं लिखित संविधान होता है यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर अलिखित संविधान होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप देखेंगे कठोर संविधान, ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स भी हैं, ये भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ये भी आपको समझाना है मुझे। और यहां से बच्चों क्वेश्चन भी बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि किस देश का संविधान, ठीक है, लिखित है और किस देश का संविधान अलिखित है, किस देश का संविधान कठोर है, किस देश का संविधान लचीला है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। सरकार के अंग क्या होते हैं, सरकार के अंग क्या होते हैं, ठीक है, सरकार के अंग ये भी आपको बताना होगा, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से हमारे देश के जो 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स, उनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे विधायिका जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक ना, पार्लियामेंट, ठीक। यहां देखिए अगर हम तो इसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और फिर यहां आ जाता है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, ठीक। तो ये सब सेक्शन बच्चों आपको देखना है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, संसदीय संसदीय व्यवस्था क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक ना,
संसदीय व्यवस्था क्या होता है ये भी आपको जानना होगा। ठीक, तो ये सब जो बच्चों सेक्शन है ना, ये टफ है, और जिसका बेसिक अगर खराब हो उसको यहाँ पे समस्या होती है। तो संसदीय व्यवस्था क्या है, अध्यक्षीय व्यवस्था क्या है, जिसको हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था, या हम कह ले संघात्मक, ठीक ना, संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो अब ये सब भी क्वेश्चन बच्चों देखो आपसे पूछा जाएगा, मगर यहां से अगर मैंने क्लास स्टार्ट किया तो आप लोग को प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक खराब है। अब देखो, जिन बच्चों ने बीए किया रहता है और जिनका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह ये सब होता है, उनको अगर क्लास यहाँ से दिया जाए तो उनको बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग सरलता से कठिनता की तरफ चलेंगे। और मेरी क्लास या जो चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा, आप उसमें दो बातों को देखना। पहला ये कि प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, वो मेरे उस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्लस और भी जो क्वेश्चन बनने हैं मेरे उस चैप्टर से, ठीक है, वो क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इन चीजों को देखना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, हमको जो चाहिए, ठीक है सर, वो दे रहे हैं। ठीक, आपको अगर मैंने संविधान से, पॉलिटी से अगर 200 क्वेश्चन दे दिया, तो आप इतना बिलीव रखना कि 200 क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा और आपने ऑनेस्टली पढ़ाई किया, ठीक है, तो 200 में आप 180 प्लस रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। 200 का 200 भी कर सकते हैं, मगर उतना डेडिकेशन जो है बहुत कम बच्चों का दिख पाता है, ठीक है। और वैसे भी आप लोग जो है टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो टेक्निकल वाला सेक्टर जो है उसमें आपकी रुचि ज़्यादा होती है, वहाँ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होता है, ठीक। नॉन टेक का जो सेक्टर है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। तो इतना आप अगर मेहनत कर ले तो आप 200 का 200 भी कर सकते हैं। और जब सारे सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर लूँगा बच्चों, तो आप देखना कि आपका नॉन टेक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप अदर जो वैकेंसियाँ हैं, पेट, यूपीपी, यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई, वीडियो, लेखपाल, रेलवे, आप सब दे लेंगे, ठीक। तो मैं पहला चैप्टर ये हो गया, ठीक। अब देखो बच्चों, दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर हमारा हो जाता है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक ना, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। इसी चैप्टर में बच्चों आप पढ़ोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखें थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर क्या होगा, तो तीसरा चैप्टर आपका होगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये आपका थर्ड चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर, ठीक है। फोर्थ चैप्टर आपका क्या होगा, फोर्थ चैप्टर आपका होगा प्रियम्बल, ठीक ना, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, ठीक है, प्रियम्बल, ठीक। प्रस्तावना के बाद हम बच्चों पांचवा चैप्टर जो होगा, फिर क्या देखेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो भारत के जो 28 राज्य हैं उनके बारे में देखेंगे, एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल, ठीक है, और 12 अनुसूचियां, ठीक है, इसको हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक। और फिर 25 पार्ट यानी भाग, ठीक है, 25 पार्ट। तो बच्चों यहां ध्यान रखना कि जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा ना, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक, तो आपको यहाँ पे संघ एवं राज्य क्षेत्र में आपको देखना क्या होगा, भाग, भाग और
भाग और अनुच्छेद ये दोनों हम साथ लेके चलेंगे, और जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स जो हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो हम अगर बात करें इसकी, तो भाग 1, ठीक है, और आर्टिकल कहां से कहां तक होगा, 1 से 4 तक, ठीक। फिर आपका जो 6 चैप्टर, 6वां चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। अब इसका पार्ट कहां से कहां तक होगा, इसका पार्ट क्या होगा, तो पार्ट 2 और आर्टिकल कहां से कहां तक, 5 to 11, ठीक है, 5 to 11। नेक्स्ट जो आपका बच्चों चैप्टर होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा फंडामेंटल राइट, ठीक ना, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। भाग क्या होगा, तो भाग इसका होगा 3, और आर्टिकल कहां से कहां तक होगा, तो ये हो जाएगा 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक। नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, पार्ट क्या होगा 4, और आर्टिकल कहां से कहां तक होगा, 36 से 51 तक, ठीक। तो अब बच्चों पूरे चैप्टर की यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये देखिए ये क्रम होता है, परंतु हम यहाँ पे आपका बेसिक वीक होने की वजह से क्रम से लेके चल नहीं पाएंगे, वो आपको नुकसान देगा, ठीक है। ये मेरा जो अपना 10 साल का जो पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है, और जेई वालों को पढ़ाते मुझे आज 9 साल हो गए, ठीक है। तो आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, मेरे पे बिलीव रखिए, मैं जैसे चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए, ठीक है, फॉलो करिए, और उसके बाद से आप जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे संघ की कार्यपालिका, ठीक है, आज का हम लोग का चैप्टर होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव आज का चैप्टर होगा, और इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग 4 ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे, 4 पदाधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। वो 4 पदाधिकारी कौन होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री। ये जब चारों कंप्लीट होगा तो फिर आप क्वेश्चन लगा के देखना कि आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं, प्रीवियस ईयर के चीज़ों को देखना, ठीक है, वहां से देखना कि क्वेश्चन आपके पूरे फंसे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मेरे पर विश्वास रखिए, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको पढ़िए, मेहनत करिए, और फिर नॉन-टेक की जो प्रॉब्लम है वो आपकी, यानी जीएस मैं देख रहा हूं तो जीएस की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व रहेगी, ठीक। तो हम लोग बच्चों क्लास आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का आज का जो चैप्टर होगा बच्चों, तो वो क्या होगा, वो होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय संघीय कार्यपालिका, ठीक है, संघीय कार्यपालिका, ठीक है बच्चों। तो संघीय कार्यपालिका हम लोग का आज का चैप्टर होगा। अब पेट का पेपर हुआ था, ठीक है, इस बार वाला नहीं, जस्ट इसके पीछे वाला, ठीक है। तो उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संघीय कार्यपालिका में कुल कितने जो है पदाधिकारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन दे रखा था आपको कि 4 पदाधिकारी यानी 4 ऑफिसर्स, ठीक है, या 5 पदाधिकारी, या 6 पदाधिकारी, या फिर 3। तो ऐसे दे रखा था ऑप्शन, और उस समय आपका आंसर क्या था, 4, ठीक है। कैसे, अब देखो, ये जो संघीय कार्यपालिका होगा, संघीय कार्यपालिका, इसमें हम 4 पदाधिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये 4 पदाधिकारी बच्चों कौन होंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं 4 पदाधिकारी कौन हैं, ठीक है। तो 4 पदाधिकारी हमारे सामने रहे, ठीक है। पहला तो हो गया भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। फिर हो गया उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर हो जाता है भारत का महान्यायवादी, ध्यान रखना है बच्चों, महान मत बोलना, क्या है, महान्यायवादी, और इसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ, ठीक है, इंडिया। और फोर्थ जो होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री, ठीक ना, भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक ना।
प्रधानमंत्री। तो ये बच्चों 4 पदाधिकारी हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। 4 पदाधिकारी हम लोग को संघीय कार्यपालिका में पढ़ना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो पहला आपका यही बन गया कि संघीय कार्यपालिका में कुल कितने पदाधिकारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हुआ, 4, ठीक है। अब मैंने आपको इसके पहले क्या बताया कि हम लोग जब संघ एवं राज्य क्षेत्र से क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां से भाग और अनुच्छेद दोनों को साथ लेके चलना है। तो अब ये संघ एवं राज्य क्षेत्र से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो अब यानी कि हमको भाग और अनुच्छेद यहाँ पे देखना होगा, ठीक। तो अब संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में है, तो यहां बच्चों देखें तो इसका क्या हो जाएगा, भाग 5 यानी पार्ट 5, ठीक है। और आर्टिकल कहां से कहां तक होगा, तो आर्टिकल होगा इसका आर्टिकल 52 से 78 तक, 52 से 78 तक, ठीक। तो यहां आपका फिर दो क्वेश्चन और बन गया। अब क्या बन गया कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, ठीक। आपको ऑप्शन देगा, भाग 4 में है, भाग 6 में है, भाग 3 में है, भाग 5 में है, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा, भाग 5 में। आर्टिकल पूछ लेगा कि संघीय कार्यपालिका कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आपको आंसर देना होगा कहां से है, 52 से 78 तक। तो ये आपको आर्टिकल बताना होगा। तो ओवरऑल अभी आपको कितने क्वेश्चन यहाँ बन गए हैं, यहाँ बच्चों 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो आप इस बातों को ध्यान में रखोगे, बहुत बेसिक चीजें बच्चे छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अनुच्छेद नहीं समझ में आता है, सर अनुसूची नहीं समझ में आता है, भाग नहीं समझ में आते हैं, सर ये होता क्या है। तो हम बच्चों बताएंगे इसको भी, और जब मैं बताऊंगा इसको तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा सबसे पहले संविधान क्या है, संविधान के बाद हम बताएंगे कि भाग क्या है, भाग के बाद फिर बताएंगे अध्याय क्या है, अध्याय के बाद फिर हम बताएंगे अध्याय यानी चैप्टर, भाग यानी पार्ट, ठीक है। और फिर हम बताएंगे कि शेड्यूल क्या है, अनुसूची क्या है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आर्टिकल क्या है यानी अनुच्छेद क्या होता है, और इस अनुच्छेद का बच्चों खंड है, ठीक है। अनुच्छेद का खंड है जिसको उच्चारित लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं, ठीक है। तो खंड नहीं बोलना है हमको, क्या बोलना है, आर्टिकल अगर है तो मैंने यहां क्या कहा बच्चों, आर्टिकल मान लो मैंने कहा 19, ठीक है, 19। तो यहां क्या हुआ, आर्टिकल 19 का मान लो यहां मैंने लिखा फर्स्ट 1, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, आर्टिकल 19 का ये हो जाएगा क्लॉज, ठीक ना, ये हो जाएगा क्लॉज, ठीक है। और फिर आर्टिकल 19 और इसी में फिर लिखेगा आर्टिकल 19 ए। अब ये अगर लिखा है ए तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सब क्लॉज, ठीक ना, सब क्लॉज, सब क्लॉज, ठीक है। तो अब ये हिंदी की, शुद्ध हिंदी की बात करें तो ये तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे बच्चों इसको परंतु, और इसको क्या बोलेंगे, उपपरंतु, ठीक ना, उपपरंतु। तो ये इस तरह से बच्चों हिंदी हो जाएगा, मगर आपको इंग्लिश में ही इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को भी आगे देखा जाएगा। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये बात नहीं समझ में आई, या ये बात मुझे जानना था, आपने अभी उसका जिक्र नहीं किया है, तो हो सकता हो हम उसका जिक्र आगे करें। ओवरऑल कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे बता सकते हैं, ठीक। तो हम लोग 4 पदाधिकारी के बारे में देखने जा रहे हैं, और इसमें जो सबसे पहला पदाधिकारी होगा वो पदाधिकारी कौन होगा बच्चों, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति को। चल तो देखते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। और बच्चों ध्यान रखना कि आपको आपको केवल और केवल यहाँ पे चीजों को समझना है। पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे चीजों को पहले समझो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो। मैं क्वेश्चन के टाइप बताऊंगा, क्वेश्चन को समझना, ठीक है। आप जैसा मैं कहता जा रहा हूं आप उतना करते जाओ, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं भारत का राष्ट्रपति, ठीक। तो अब देखो राष्ट्रपति के बारे में जो बेसिक बात है
अक्सर उन बातों को टीचर छोड़ देता है और जब वहां से क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे को लगता है कि काफी टफ है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं बताने जा रहा हूं, तो देखो भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा क्या जाता है। देखो क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन बनेगा देश का संवैधानिक, ठीक ना, संवैधानिक, ठीक ना, मुखिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड है, ठीक है, देश का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन है, तो देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कि देश का संवैधानिक प्रमुख यानी मुखिया राष्ट्रपति है, तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि देश का नॉमिनल हेड, ठीक ना, नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का, ठीक ना, नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का प्रमुख कौन है, तो नाम मात्र का प्रमुख कौन है बच्चों, तो नाम मात्र का प्रमुख हो जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। नाम मात्र का प्रमुख भी किसको बोलते हैं, राष्ट्रपति। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे समझने की जरूरत है ये कि नाम मात्र का प्रमुख अगर राष्ट्रपति है तो फिर वास्तविक प्रमुख कौन है। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि वास्तविक प्रमुख कौन होगा। तो अगर पूछा देश का रियल हेड कौन है, यानी कि वास्तविक प्रमुख कौन है या वास्तविक मुखिया कौन है, ठीक है, वास्तविक प्रमुख कौन है, तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक, नेक्स्ट बात देखें कि राष्ट्रपति को लेके, ठीक है, राष्ट्रपति को ले नेक्स्ट बात देखते हैं। तो अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ये जो अभी मैंने पीछे संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया था, ठीक है, संघीय कार्यपालिका, तो पूछेगा संघीय कार्यपालिका का, ठीक ना, संघीय कार्यपालिका जो है इसका प्रमुख कौन है, इसका हेड कौन है, तो इसका भी हेड कौन होगा बच्चों, इसका भी हेड होगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक ना, प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब क्या बेहद आसान बात है जो कि आप जान रहे होंगे, बट फिर भी इसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक। तो फर्स्ट सिटीजन किसको माना गया है, तो फर्स्ट सिटीजन माना गया है राष्ट्रपति को। भारत का प्रथम नागरिक, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक। और एक बात देखिए बच्चों, एक बात और देखें कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, तो अगली बात यहाँ पे एक और आ जाएगी कि पूछता है क्वेश्चन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, जो हमारे वहां तीन सेनाएं हैं जल थल वायु, इन तीनों सेनाओं का, ठीक है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। पहली बात तो एक बात याद रखना बच्चों, थल सेना, जल सेना, ठीक है, और वायु सेना, इन तीनों के कौन होते हैं, तीनों के अध्यक्ष अलग से होते हैं, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, वो अलग हैं, तीनों के अलग अलग हैं, मगर इन तीनों का हेड कौन है, ठीक ना, इन तीनों का हेड कौन है, तो इन तीनों का हेड भी कौन है, राष्ट्रपति। तो यानी कि क्वेश्चन बनता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ठीक है, तो कौन हो गया, यानी सुप्रीम कमांडर, ठीक है, सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कौन होगा, तो सुप्रीम कमांडर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहां हो गया कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो सुप्रीम कमांडर पूछता है कौन होता है, तो सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है, समझ रहे हो बच्चों, प्रेसिडेंट। तो ये देखो बच्चों कुछ बेसिक बातें थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और यहां से क्वेश्चन जब बनता है
तो बच्चों को लगता है कि कठिन है। बस एक बात उनको आसान सा समझ में आता है, प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। इसके पहले मैंने जो बताया उसको बच्चे अक्सर पढ़ते नहीं है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखें देश का संवैधानिक प्रमुख, ठीक ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक, फिर अगर पूछा कि देश का नॉमिनल हेड कौन है, यानी कि नाम मात्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, देश का रियल हेड कौन है, वास्तविक प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री है। ठीक, संघीय कार्यपालिका जो हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये जो संघ की कार्यपालिका होती है, तो क्या है कार्यपालिका, ये मैंने क्या बोला है बच्चों, जो राज्य व्यवस्था वाला जो चैप्टर होगा जहां पे हम संविधान का डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है, वहां पे मैं इस बात को समझाऊंगा बड़े अच्छे से कि कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या है, और विधायिका, यानी विधायिका को हम क्या बोलते हैं, संसद भी बोलते हैं। ठीक है, और एक नाम उसको देते हैं हम संघीय व्यवस्थापिका। तो ये क्या है, इसको मैं जब बताऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो संघ की कार्यपालिका है, इसका हेड कौन है, इसका भी हेड कौन है, राष्ट्रपति है। समझ लो बच्चों। फिर भारत का प्रथम नागरिक कौन, राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ अगर हम बच्चे देखें तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक, और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि संघ की कार्यपालिका में कुल कितने ऑफिसर्स के बारे में स्टडी किया जाता है, तो आंसर क्या है, 4 ऑफिसर्स। कौन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और फोर्थ कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और उसी प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मंत्रिपरिषद। तो ये सब क्या है, सब आगे आपको पता चलेगा, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपको इतनी बातें याद रखनी है। तो संघ की कार्यपालिका, अब उसका उल्लेख कहाँ है, संविधान के भाग 5 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78, यहां तक क्लियर। ठीक बच्चों, अब दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर देश का संवैधानिक मुखिया का मतलब क्या होता है। ठीक, मैंने क्या कहा कि आप पेशेंस बनाए रखेंगे, आपको धीरे धीरे सारी चीजों के आंसर मिलते चले जाएंगे। तो संघ का, देश का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति है, इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों है क्या, हमारे वहां पे सिस्टम क्या चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे वहां। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, अब यह है क्या, मैं आपको बताऊंगा, परंतु अभी के लिए थोड़ा सा समझो। जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम हमने लिया कहां से है, ये ब्रिटेन से लिया। अच्छा, फिर एक बात और दिमाग में आ रही थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया कहां से, ब्रिटेन से। इसको समझो, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, ठीक है, बहुत सारी समितियां भी थी, उनको भी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। ठीक है, पढ़ाऊंगा, जैसे आप बहुत पॉपुलर एक समिति का नाम सुने होंगे, ठीक है, प्रारूप समिति, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब उसका चीफ कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी समितियां थी। ठीक है, संघ शक्ति समिति, नियम समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा समिति, ये सारी बातें जो है मैं आपको पीछे आगे जो है बताऊंगा। तो संसदीय व्यवस्था जो है ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। अच्छा, लेना मतलब क्या है, तो जब संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कुल 60, ठीक ना, कुल 60 देशों के संविधान का क्या किया बच्चों, 60 देशों के संविधान का किया अध्ययन। और अध्ययन करने के बाद उनके संविधान में जो जो अच्छी चीजें हमारे संविधान निर्माताओं को लगी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको जो जो अच्छी चीजें लगी, उन्होंने क्या किया, उसको भारत के संविधान में शामिल कर लिया। ठीक है, तो अब भारत के संविधान में शामिल कर लिया, तो फिर यहीं पे देखो एग्जामिनर क्वेश्चन लगता है पूछने कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने कुल कितने देश के संविधान का अध्ययन किया था, तो 60 देश। ठीक, फिर मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट में संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका शब्द यूज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों बोलेंगे, हम इसको आगे बताएंगे। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो उसी तरह संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का जब संविधान पढ़ा जा रहा था तो वहां पे संविधान निर्माताओं ने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 हेड होते हैं। तो अब वहां का सिस्टम क्या है, ये सब बच्चों क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट ना हो। ठीक है, एकदम इस पे आप जो है
टेंशन फ्री रहना, ठीक है। कोई भी आपको फालतू की चीजें मैं नहीं बताऊंगा, हर वो चीज जहां से क्वेश्चन बनेंगे जो आपके लिए जरूरी है वही बात बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब जो है संसदीय व्यवस्था हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। यहाँ बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया, तो ब्रिटेन से। तो अब ब्रिटेन में देखो देश के दो टाइप के मुखिया होते हैं, ठीक है। एक मुखिया होता है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा होता है वास्तविक, ठीक ना, रियल। तो अब समझना बच्चों, समझना, संवैधानिक या नाम मात्र का मुखिया की बात करें तो ब्रिटेन में कौन होता है संवैधानिक मुखिया, तो वहां पे होता है सम्राट, ठीक है, सम्राट। और वास्तविक मुखिया वहां पे कौन होता है, तो वहां पे होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो अब देखो है क्या, ये जो सम्राट है, तो हमने अपने वहां के संवैधानिक प्रमुख का नाम राष्ट्रपति रख दिया। अब हम जब अमेरिका के संविधान का अध्ययन किए थे, यानी संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया था, तो वहां पे देखा था राष्ट्रपति शब्द। तो उस राष्ट्रपति शब्द को क्या किया संविधान निर्माताओं ने, अपने यहां पे शामिल कर लिया। परंतु इस राष्ट्रपति शब्द को शामिल किया तो इसने क्या कहा, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी नाम मात्र का प्रमुख होगा। क्यों, क्योंकि हमने कौन सी व्यवस्था को अडॉप्ट किया है, संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। और संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक और वास्तविक दो टाइप के मुखिया होते हैं। बात क्लियर बच्चों। तो अब संवैधानिक मुखिया को देना था नाम, तो कौन सा नाम दें हम, क्या ब्रिटेन की तरह हम सम्राट कह दें, नहीं, हमारे वहां राजतंत्र तो खत्म हो चुका था, ठीक है। तो अब सम्राट नाम कैसे देते हैं, तो इसलिए हमने क्या रखा, इस संवैधानिक प्रमुख का नाम राष्ट्रपति रख दिया, ठीक है। और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, तो हमने क्या किया, वास्तविक प्रमुख का नाम प्रधानमंत्री ही रखा। तो ये व्यवस्था जो है संसदीय व्यवस्था, ठीक है, इसमें संवैधानिक और वास्तविक दो टाइप के मुखिया होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल वाइज चीजें, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल वाइज चीजें। तो अब देखो यहां पे बात करें तो आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो रहा है राष्ट्रपति, या हम कह ले संघीय कार्यपालिका, ठीक है, संघीय कार्यपालिका। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 52 से। तो अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर क्या होता है, 52। तो लिखना क्या है कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बोला गया है किसमें बच्चों, ठीक है, अनुच्छेद 52 में। तो ये बात क्लियर, ठीक। अब हम लोग देखें अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट होता है बच्चों, राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है, ठीक है, राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, ठीक। तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और इसका आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल होगा 58, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं आर्टिकल 58 और यहां पे हमारा हेडिंग क्या होगा, राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हमारा बच्चों क्या होगा, ये हमारा हेडिंग होगा। अब बात करें हम लोग कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, चाहे मुझे चाहे आपको, ठीक, तो क्या योग्यता होगी कि अगर उस योग्यता को हम पूरी करें तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, बन जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी इसके आगे शर्तें और भी हैं। योग्यता पूरी कर लेने से कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात क्लियर, ठीक। तो अब देखो राष्ट्रपति की योग्यता, तो सबसे पहले हम देखें तो योग्यता क्या होगी कि वह भारत का नागरिक होगा,
भारत का नागरिक होगा। सेकंड बात देखें कि वह 35 ईयर 35 वर्ष की आयु पूरी करेगा, यानी 35 वर्ष की आयु का हो, ठीक है। थर्ड, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, प्रॉफिट ऑफ पोस्ट, ठीक ना। तो लाभ के पद पर ना हो। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि वह पागल, ठीक है, पागल या दिवालिया, ठीक है। तो पागल को तो समझाने की जरूरत नहीं है। दिवालिया क्या होता है, यानी बैंक करप्ट क्या है, इसको भी समझाते हैं। पागल या दिवालिया ना हो। और आगे देखें तो फिर पांचवा हो जाता है, पागल या दिवालिया ना हो। पांचवा, वह लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा को बच्चों शॉर्ट में लिख रहा हूं, वह लोकसभा का सदस्य बनने की या निर्वाचित, इलेक्टेड, ठीक ना, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं। ये बच्चों आपका क्या हो गया, ये हो गया योग्यता। तो अब हम देखें कि क्या ये योग्यता हम लोग पूरी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या योग्यता पूरी कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले यहां देखें, भारत के नागरिक हो, बिल्कुल है। 35 वर्ष की आयु, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहीं हम लोग बाहर हुए, ठीक है, यहीं पे हम आप दोनों लोग बाहर हो गए। कैसे? 35 वर्ष की आयु, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण न कर पाने की वजह से अभी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये एक कंडीशन। दूसरा देखें कि अगर इसको मान लो पूरी करते हैं, ठीक है, तो फिर देखें क्या आगे की भी कंडीशन हम पूरी कर पा रहे हैं, क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं। तो लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ के पद पर ना होने का सेंस यहाँ पे क्या है बच्चों, कि आप किसी सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंटेड जॉब में न हो, ठीक है। सरकार के द्वारा आप जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन की प्राप्ति न कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया लाभ का पद। थर्ड पॉइंट देखें कि पागल या दिवालिया ना हो। तो पागल कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति तो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं बन सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं बन सकता क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ही नहीं है। अब दिवालिया की बात कर ले, तो दिवालिया क्या होता है कि वो व्यक्ति जिसने बैंक से कर्ज ले रखा है और उस कर्ज को उसने पे नहीं किया है, और बैंक ने क्या किया, काफी लंबे समय तक वेट करने के बाद देखा कि ये पैसा पे नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो दिवालिया घोषित कर देगा, बैंक करप्ट घोषित कर देगा कि ये जो है हमारा पैसा जो है नहीं चुका पाए हैं। तो उसी को कहते हैं बच्चों दिवालिया होना। तो क्या हम लोग पागल हैं? नहीं। दिवालिया की बात करें, है? बिल्कुल नहीं है। कोई पैसा वैसा लेके हम लोग जो है कि नहीं भागे हुए हैं, ठीक है, या चुकाए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। अच्छा बच्चों, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो देखो संसद क्या करती है ना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए समय समय पे कुछ जो है यहाँ पे नियम कानून लागू करते रहते हैं। अब जैसे देखो क्या है कि आप अगर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखेंगे तभी फिर जो है ये योग्यता आपकी चेक की जाएगी, अन्यथा नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझ लेना। जैसे देखो हमारे वहां आज रूल क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा उसे, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा सुना दी जाती है, 2 साल की सजा सुना दी जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, वो व्यक्ति अगले 6 से 10 वर्ष तक, ठीक ना, अगले 6 से 10 वर्ष तक भारत में किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता, किसी भी प्रकार का चुनाव यानी इलेक्शन, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकता। अब ये बात कहाँ है, तो यहाँ पे एक बच्चों अधिनियम है, ठीक है, और उस अधिनियम का नाम क्या है, तो अधिनियम का नाम है संसद जनप्रतिनिधित्व
संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, अधिनियम 1951, ठीक है, 1951। अब इसको, ये कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे समझना कि आपको पता होना चाहिए कि अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी, ठीक है ना, राहुल गांधी की संसद से सदस्यता, लोकसभा से सदस्य थे राहुल गांधी, तो उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो कैसे समाप्त किया गया? राहुल गांधी को, मैंने क्या बोला, 6 से 10 साल की अगर सजा सुना दी जा रही है, सॉरी 2 साल की सजा सुना दी जा रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगले 6 से 10 साल तक, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई चुनाव भारत में नहीं लड़ पाएगा। तो राहुल गांधी को 8 साल तक के लिए क्या किया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया, और राहुल गांधी की क्या हुई, सदस्यता समाप्त हो गई। तो वायनाड से राहुल गांधी क्या थे, लोकसभा के सदस्य। तो इसी की वजह से क्या हुआ, वो संसद के, ठीक है, पद से हट गए। तो अब देखो, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, उसको ये लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या करनी है, पूरी रखनी है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो अब अगर किसी को 2 साल की सजा सुना दी गई है, तो क्या वो अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, समझ रहे हो? तो अगर हम देखें तो क्या ये योग्यता पूरी कर रहे हैं, तो ये भी योग्यता हम लोग पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, ठीक ना, 1951, तो इसका बहुत एक लंबा डिटेल है बच्चों, ठीक है, तो मैं इस पर चर्चा करूंगा, अगर आपकी डिमांड रही तो। ओवरऑल यहां से आप लोग को, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या बनेंगे, करंट भी मैं पढ़ाऊंगा आपको सैटरडे को। ध्यान रखना बच्चों कि जब कभी कोई घटनाक्रम घटे और उसका रिलेशन किसी जीएस के सब्जेक्ट में हो, तो आप जो है ना, जाके वहां पे उस सब्जेक्ट में अगर मान लो आर्टिकल का या किसी एक्ट का यूज हुआ, तो राहुल गांधी के मामले में इस अधिनियम का यूज हुआ। तो अब क्या है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या एसएससी सीजीएल, समझ रहे हो, तो उन लोगों को अब देखना पड़ेगा कि संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है, ठीक है, क्या है। तो ऐसे भी चीजों को देखा जाता है, समझ रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर आपने कहा कि सर इसका पूरा डिटेल हम लोग को दीजिए, तो इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। चल, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात क्या हुई, योग्यता हमने कंप्लीट कर लिया। अब जरा एक यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या होगा, पढ़ने के साथ साथ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की योग्यता में कौन मतलब कौन सी योग्यता, कौन सी योग्यता, ठीक है, कौन शामिल नहीं है, कौन सी योग्यता शामिल नहीं है, ठीक, क्वेश्चन नहीं है। अब दिया यहाँ पे बच्चों ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, नागरिक हो। दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछा जा चुका है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मैं यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ, पूरी कर चुका हो, ठीक है। सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन, तो यहाँ लिख देते हैं कि वह पागल न हो, ठीक है। और डी ऑप्शन देते हैं कि वह लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है, वह लोकसभा का सदस्य हो। यहाँ आपके बच्चों क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या आंसर होगा, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे ये लग रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो रही है, यानी कि सही है, शामिल मतलब कि कौन सी योग्यता जो है इसमें गलत है, ठीक है, शामिल नहीं है।
यानी कि योग्यता क्या है, गलत है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देगा, कौन सी योग्यता, योग्यता असत्य है, ठीक है, कौन सी योग्यता असत्य है यानी गलत है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि बच्चे कुछ वेट कर रहे होंगे कि सर वह पागल या दिवालिया न हो, तो यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर सी हो सकता है। परंतु बच्चों ध्यान रखना कि आंसर सी नहीं होगा, आंसर कौन होगा, डी होगा। कैसे डी होगा, कि वह लोकसभा का सदस्य हो। जबकि मैंने इसके पहले क्या बताया है, इसके पहले बच्चों मैंने बताया है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने या निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक ना, योग्यता रखेगा, सदस्य होगा नहीं, ये बात ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, सदस्य होगा नहीं, केवल योग्यता रखेगा। तो यहां मैंने क्या लिख दिया है, यहां मैंने लिख दिया है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, यानी कि मैंने बना दिया सदस्य, तो सदस्य होगा नहीं, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, डी। चल तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बच्चों यहाँ क्वेश्चंस भी बोर्ड पे करते जाएंगे, और मैं जो है जाते जाते आपको एक दो क्वेश्चन दे के जाऊंगा, आप कमेंट में मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देना, ठीक है। चल तो नेक्स्ट हम देखते हैं योग्यता कंप्लीट, ठीक। तो अब बच्चों अगर योग्यता कंप्लीट हो गई तो क्या कोई राष्ट्रपति बन गया, नहीं, फिर क्या होगा, चुनाव लड़ेगा। तो अब चुनाव जो है तुरंत लड़ लेगा, नहीं, अभी इसके बाद जो है और भी शर्तें हैं, और वो शर्त क्या है, तो शर्त यहां देखो, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के अनुमोदक एवं प्रस्तावक, ठीक है। अब यहां बच्चों देखो, अनुमोदक और प्रस्तावक पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने मतदाताओं का अनुमोदन चाहिए यानी रिकमेंडेशन चाहिए, और कितने मतदाताओं का, ठीक है, समर्थन चाहिए, यानी कितने मतदाता प्रस्तावक के रूप में हो, प्रपोजल के रूप में हो, ठीक है। तो कितने प्रपोजल होंगे और कितने लोग रिकमेंड करेंगे, तो इसकी संख्या पूछता है, और ऑप्शन देता है तुम लोग को 20-20 होंगे, ठीक है, बी ऑप्शन देगा 40-40 होंगे, और सी ऑप्शन देगा 50-50 होंगे, और डी ऑप्शन देगा कि 10 और 10 होंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे आंसर है 50-50, ठीक है, 50-50 यानी कितने होंगे, 50-50 होंगे। अच्छा, अब ये क्या है, इसको समझने की जरूरत है। देखो बच्चों, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद सब पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, देश का प्रथम नागरिक है, और विदेशों में, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, पीडीएफ में आपको हालांकि मिलेगा, वहां मैं जो शुरुआत में बता रहा था इसकी चर्चा मैं वहां नहीं किया हूं, कि विदेशों में संधियां और समझौते, ठीक है, किसके नाम से किए जाते हैं, तो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति का। इट मीन्स अगर हमने फ्रांस से राफेल मंगाया, ठीक ना, राफेल डील अगर हमने किया, तो राफेल डील हमने अगर किया है, तो अब फ्रांस का जो भी कागजी कार्रवाई होगी उसमें हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं होगा, नाम किसका होगा, नाम होगा राष्ट्रपति का, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति ने, ठीक है, राफेल का डील किया है हमारे साथ यानी फ्रांस के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विदेशों में संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं, विदेश मंत्री के नाम से किया जाता है, रक्षा मंत्री के नाम से किया जाता है, प्रधानमंत्री के नाम से किया जाता है, या राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ऐसे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, तो एकदम सतर्क रहना। रक्षा मंत्री अक्सर इस प्रश्न का, जब बच्चे इस प्रश्न को अगर देखे नहीं रहते हैं, ठीक है, या फिर टीचर ने उन्हें बताया नहीं इसके बारे में, तो वो क्या होता है, जब तुक्का मारने की बात आती है ना, तो उनको लगता है कि संधियां और समझौते, ठीक है, विदेश मंत्री ही करता है, मतलब फॉरेन पॉलिसी जो है वो अक्सर हम देखते हैं क्या, जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, उसी को हम ज्यादा देखते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बच्चे तुक्काबाजी में अक्सर जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर होता है, विदेश मंत्री, उसको आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सतर्क रहना है। ये सब बहुत आसान बातें हैं बच्चों, ठीक है, मैं बहुत कठिन बात आपको नहीं बता रहा, बहुत आसान बात, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति। तो अब देखो, ये इतना सर्वोच्च पद है देश का कि ये कभी खाली नहीं रहता। पहली बात तो राष्ट्रपति अगर किसी भी रीजन से अपनी कुर्सी छोड़ दिया, या उसकी डेथ हो गई,
ठीक है, या महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, या किसी भी रीजन से उसकी सीट खाली हो रही है, तो वो सीट खाली नहीं रहेगी। क्या होगा, भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, वाइस प्रेसिडेंट, तो होगा क्या, राष्ट्रपति की कुर्सी ज्यों खाली होगी तुरंत उसको कौन धारण कर लेगा, भारत का उपराष्ट्रपति। और अगर कोई कंडीशन ऐसी आई कि दोनों नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो धारण कर लेगा। तो क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है? तो ये सब बच्चों कुछ फैक्ट्स हैं, ये मैं आपको आगे जब राष्ट्रपति खत्म होना होगा तो एकदम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे आपने सुन रखा होगा कि भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति रहा जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, यानी कि जिनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ चुनाव में, तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे, तो के.आर. नारायण। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, तो जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन से थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऐसे बच्चों बहुत से क्वेश्चन हैं, तथ्य हैं, फैक्ट हैं, तो उसको मैं क्या करूंगा, राष्ट्रपति जब खत्म होगा तब फिर मैं वहां लास्ट में इसको मैं लिखवाऊंगा। तो ये पद जो है राष्ट्रपति का इतना बड़ा है कि कोई भी ऐरा गैरा इस पद पे आके ना बैठ जाए। इस वजह से संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने एक कंडीशन रख दिया। क्या कंडीशन रखा, अब इसको देखो, कंडीशन क्या रखा है, तो कंडीशन बच्चों ये रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ अनुमोदक चाहिए, कुछ अनुमोदक और कुछ क्या चाहिए, प्रस्तावक, कुछ अनुमोदक और कुछ प्रस्तावक। ठीक, तो अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या क्या है, तो मैंने अभी बताया 50। अच्छा, ये अनुमोदक और प्रस्तावक इसका मतलब क्या है, ये हैं कौन, तो ये देखो अनुमोदक प्रस्तावक ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले लोग हैं, यानी कि क्या है, ये मतदाता हैं, वोटर। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता हैं, ऐसे 50 मतदाता अनुमोदक के रूप में होंगे, जो कि एक कागज पे इनका साइन होगा, ठीक है, और फिर 50 मतदाता और अलग से वो होंगे जो प्रस्तावक के रूप में होंगे। यानी इन दोनों लोगों का कहना ये है कि फला व्यक्ति, या हम आज बात करें कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, तो द्रौपदी मुर्मू जब चुनाव लड़ी होंगी, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ होगा, वहां पे 50 जो है अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ठीक है, उनको पेश करना रहा होगा। ठीक है, पेश करना मतलब यह है कि उनका साइन चाहिए होता है, कि यानी ये 100 लोग कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव लड़ रही हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े और हम लोग इनके समर्थन में हैं, तो ऐसे 100 लोगों को पहले लेके आना पड़ेगा कि आप पहले ऐसे 100 लोग को दिखाइए कि आपका ये 100 लोग समर्थन कर रहे हैं। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि 100 लोग को लाना कौन सी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है, ये 100 मतदाता, यानी कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करने वाले लोग हैं, यानी मतदाता यानी जो वोटर हैं, ये हैं कौन, पहले तो ये जानना है ना, तो ये जान लो बच्चों। तो ये क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक ना, इलेक्टेड, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, इलेक्टेड मेंबर। निर्वाचित मतलब क्या है बच्चों, अभी इसको हम आगे समझाएंगे जब हेडिंग डलवाएंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हेडिंग डलवाएंगे तो वहां पे मैं अभी इसको समझाऊंगा निर्वाचित मतलब क्या है। तो ये देखो बच्चों, ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदन के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं एमपी, यानी कि सांसद बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी की बात करें तो विधायक, ठीक ना, विधायक, यानी कि हम क्या बोलते हैं इनको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलते हैं, ठीक ना, एमएलए। तो अब देखो, हम लोग 35 वर्ष की आयु भी अगर पूरी कर लें तो भी क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। क्यों,
क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो देखना चाहता है कि आपके पास 50 जो है 50 मेंबर अनुमोदक के रूप में, ठीक है, और 50 मेंबर जो है प्रस्तावक प्रपोजर के रूप में आपके पास हैं कि नहीं है। और ये 50-50 हैं कौन, ये यार वोटर हैं। और वोटर कौन है, सांसद और विधायक। तो क्या हम लोग 100 सांसद विधायक मिला के, या तो पूरे 100 सांसद हो या पूरे विधायक, या उसमें मिला के, मतलब 100 मिला के सांसद विधायक होने चाहिए। तो क्या आज की डेट में हम लोग के पास हैं सांसद विधायक? 100 नहीं है। तो क्या होगा, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ठीक है। पार्षद का जब चुनाव होता है, ठीक है, ग्राम प्रधान का जब चुनाव होता है, देखा करो कोई भी चुनाव में ऐसे ही खड़ा हो जाता है। देखा ना, चुनाव में कोई भी खड़ा हो गया, सब्जी बेच रहा है वो भी खड़ा हो गया, ठीक है, अंडा बेच रहा है वो भी खड़ा हो गया, अंडा वाला जो है कि लड़ लेता है चुनाव। तो अब पार्षद का पद भारत का कोई सर्वोच्च पद तो है नहीं, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नतीजा रहा कि चलो पार्षद का पद आया, ठीक है, ग्राम प्रधान का पद आया। तो ये एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। तो उसको हम लोग वहाँ पे समझा जाएगा, कैसे ग्राम प्रधान के पद आए, कैसे शहरों में पार्षद के पद आए, मेयर के पद आए, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे आगे, ठीक। तो यहाँ हम लोगों को यही बस ध्यान देना था कि क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक चाहिए होते हैं। तो हमारा आंसर बच्चों क्या होता है, 50-50, ठीक। अब यहीं पे बच्चों कंपेयर करके समझ लो, कंपेयर करके क्या, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति। कभी भी जब एक कोई ऐसा पॉइंट जो 2 या 3 पदाधिकारियों से मैच करता हो तो हमेशा उसको कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, ताकि वहां आपका कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करके चीजों को देखें तो यहाँ पे अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या कितनी, 50-50, ठीक है, 50-50। और यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे बच्चों होता है 20-20, ठीक ना, 20-20, ठीक। तो 20-20 जो है मतदाता, ठीक है, अनुमोदक और प्रस्तावक के रूप में चाहिए होते हैं किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का अगर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसकी संख्या कितनी होगी, 20-20 होगी, और राष्ट्रपति की कितनी होगी, 50-50। अब यहां एक क्वेश्चन अगर पूछ लें, फंसना मत यहाँ पे, क्या कि राष्ट्रपति का अनुमोदक और प्रस्तावक इसकी कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने अगर दिया कि निम्नलिखित में राष्ट्रपति के अनुमोदक और प्रस्तावक की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक बच्चों। तो अब जरा समझो, कुल संख्या पूछ रहा है किसका, ठीक है, अनुमोदक और प्रस्तावक का। तो पूरा लिख के, मैं उतना टाइम नहीं लेना चाह रहा हूं बच्चों, ठीक है, कि पूरा एक क्वेश्चन लिखूं फिर ऑप्शन को, ठीक है, तो वहां थोड़ा सा मैं बच रहा हूं। तो आप चीजों को सुनो, केवल मैं बोल के रहा हूं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में अनुमोदक और प्रस्तावक की कुल संख्या कितनी चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन दिया 20-20, ठीक है, यहाँ पे दिया 50 और यहाँ पे दिया 100, ठीक है, 100, और फिर यहाँ आपको दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा 80, ठीक है। तो कुल संख्या पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 100। परंतु ये क्वेश्चन कब 100 गलत हो जाएगा, आंसर 100 कब गलत हो जाएगा, जब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक की संख्या। तो अगर अनुमोदक की संख्या पूछ लिया है बच्चों, तो याद रखना, अब अनुमोदक की केवल अनुमोदक पूछ रहा है वो, ठीक ना। तो अनुमोदक कितना है, 50, ठीक ना, प्रस्तावक कितना है, 50। तो केवल अनुमोदक पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक ना, यानी कितना है, 50। यही चीज प्रस्तावक पूछा तो भी आंसर क्या है, 50, ठीक है। और अगर अनुमोदक प्रस्तावक दोनों को पूछ लिया कि इनकी कुल संख्या कितनी है तो आंसर है 100, ठीक। तो हमने बच्चों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या यहाँ पे देख लिया, और ये क्वेश्चन कैसे बने इस बात को भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। एक बात और आपको समझा दूं, हालांकि जब मैं उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि मैंने अभी क्या बताया था, योग्यता में बताया था भारत का नागरिक हो राष्ट्रपति वाले में, फिर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो या निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो देखो उपराष्ट्रपति में क्या है, भारत का नागरिक हो, एकदम सेम, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सेम है, लाभ के पद पर ना हो,
और पागल दिवाली, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो योग्यता में यहाँ 4 योग्यता जो दिख रही है वो क्या है बच्चों, एकदम सेम है, मगर अब 5वें वाले में डिफरेंट आ जाएगा। 5वें वाले में डिफरेंट क्या आएगा कि वह अब उपराष्ट्रपति में क्या है, वह राज्यसभा का, ठीक ना, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, यहाँ क्या है लोकसभा, तो यहाँ क्या है बच्चों राज्यसभा। आप इस डिफरेंट को ध्यान में रखना। ठीक, फिर हमने देखा है अनुमोदक प्रस्तावक, तो यहाँ पे अनुमोदक प्रस्तावक में 50-50 था, तो यहाँ पे कितना है 20-20। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, आगे चले। ठीक, तो अनुमोदक प्रस्तावक हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला पॉइंट कि राष्ट्रपति का जमानत राशि, ठीक है, कितना अमाउंट जो है डिपॉजिट करेगा कोई प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो यहां समझ लो जमानत राशि कितनी है। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसको एक बच्चों अमाउंट जमा करना होता है, ठीक ना, एक उसको अमाउंट जमा करना होता है। ठीक है, यानी कि पैसा जमा करना होता है, और वो पैसा कितना होता है, तो ठीक है 15,000 रुपए। कितना जमा करना होता है बच्चों, तो 15,000 रुपए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को जमा करने होते हैं। ठीक है, तो अब 15,000 रुपए जमा करते हैं, तो इसमें बच्चों आप अक्सर गांव में शहर में आपने सुन रखा होगा कि कुछ लोगों को सुना होगा कहते हुए कि यार ये चुनाव लड़ रहे थे पार्षद का या विधायकी का कुछ भी, ठीक है, चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव में तो इनकी स्थिति इतनी खराब रही कि इनका जमानत ही जब्त हो गया। ऐसे सुना होगा ना, यानी कि ये देखा होगा कि चुनाव में इनकी स्थिति इतनी खराब रही कि इनका जमानत जो है वो जब्त हो गया। तो अब जमानत जब्त हो जाने का मतलब क्या है, ठीक है, तो जमानत जब्त हो जाना मतलब ये होता है कि जो कुल वोट पड़े हैं, ठीक ना, तो जो कुल वोट पड़े हैं, तो कुल मतों की जो संख्या है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतों की संख्या का 1/6 1/6 भाग मत अगर कोई प्रत्याशी नहीं पा पाया, तो ये जो 15,000 रुपए जमा हुए हैं कहाँ ये जमा होता है, आरबीआई के पास, ठीक ना, आरबीआई के पास। ठीक है, तो ये जो 15,000 रुपए जमा हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये 15,000 रुपए उस प्रत्याशी को, ठीक है, लौटाया नहीं जाएगा। और जिसने 1/6 कुल मतों का, यानी कुल वोट का जितने वोट पड़े, ठीक है, जितने वोट पड़े उसका अगर कोई प्रत्याशी 1/6 पा गया है, तो उसका जो अमाउंट है ना वो क्या होगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। यहां तक कि राष्ट्रपति बन गया, द्रौपदी मुर्मू चुनाव लड़ी, राष्ट्रपति बन गई, तो उन्होंने भी 15,000 रुपए की जमानत राशि क्या किया होगा, जमा किया होगा, और वो तो जीत ही गई, तो उनका ये जो 15,000 रुपए है ना ये लौटा दिया गया। समझ रहे हो, लौटा दिया गया। तो इसी को कहते हैं बच्चों जमानत जब्त हो जाना। तो कुल वोट का 1/6 भाग अगर कोई प्रत्याशी नहीं पा पाया, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, 6 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, अब 6 लोगों में मालूम क्या चला कि 3 ऐसे रहें या 4 लोग ऐसे रहें कि कुल वोट का 1/6 भाग वोट पा ही नहीं पाया, यानी मान लो ऐसे कोई संख्या 100 हो, तो 100 का 1/6 अगर कोई नहीं पा पाया, तो उसका ये पैसा जो है वो क्या होगा, रिटर्न नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछने आ रहा है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछने जा रहा है कि राष्ट्रपति की या राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि, ठीक है, जमानत राशि कितनी है। अब ऑप्शन दे देगा बच्चों 15,000, 10,000, 20,000, 25,000। ठीक है, तो आंसर हो गया कितना, 15,000 रुपए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोई प्रत्याशी कुल मतों का कितना प्रतिशत मत या कितना भाग मत नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो अब देखो अभी ऑप्शन देगा, ठीक है, ऑप्शन ए 1/4 कुल मतों का, बी 2/3, ठीक है, सी 1/10 और डी देगा 1/6। तो हमारा आंसर बच्चों क्या हो गया, आसान सा आंसर हो गया 1/6। ठीक है, 1/6। तो ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक, तो यहां तक बच्चों हम लोगों ने चीजों को देखा। अब वापस आओ और सुनना कि अब तक हमने जो पढ़ा क्या वो बातें हमारी तैयार हैं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया या मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ठीक है, या मैंने आपको कमेंट में क्वेश्चन भेज दिया, पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन ही भेज दिया,
तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने चैप्टर का नाम क्या डाला था, संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का डिटेल हमको कहाँ मिलता है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, तो 52 से 78 तक। क्लियर ये बात। फिर हमने क्या देखा कि संघीय कार्यपालिका में कुल कितने ऑफिसर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कुल 4 ऑफिसर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी 4 पदाधिकारी। कौन कौन वो लोग थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री, ठीक है, जो कि ये पेट में क्वेश्चन पूछ चुका है और अभी तक जितना मैंने बताया सब पूछा हुआ है। फिर हमने क्या देखा है, फिर हमने देखा कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो देश का संवैधानिक प्रमुख है बच्चों राष्ट्रपति, ठीक है। यहां मैं बोर्ड पे दिखा देता हूं, ठीक है। देश का संवैधानिक मुखिया या प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, ठीक। फिर पीछे आप देखते रहिए, मैं आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछता रह रहा हूँ, ठीक है, बताता रह रहा हूँ। देश का संवैधानिक प्रमुख, फिर देश का नाम मात्र का प्रमुख कौन था, तो देश का नाम मात्र का प्रमुख कौन था, राष्ट्रपति था। देश का वास्तविक मुखिया कौन है, रियल हेड कौन है, तो प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री। हालांकि जब प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे तो उसमें और सारी चीजें बताएंगे कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, ठीक है, तमाम चीजें, ठीक। अब हम फिर देखें कि जो तीनों सेनाएं हैं उसका सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति है। फिर हम देखें जो हम संघीय कार्यपालिका चैप्टर पढ़ रहे थे, इस संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो उसका भी आंसर क्या है बच्चों, उसका भी आंसर है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो कौन है बच्चों, राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति। विदेशों में संधियां एवं समझौते किस पदाधिकारी के नाम से किए जाते हैं, तो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक। यहां तक की बात को हमने देखा था। फिर हमने क्या लिखा था, हमने हेडिंग डाला आर्टिकल। आर्टिकल क्या डाला, आर्टिकल 52। क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो हमारा आंसर क्या होता है, अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 जो है इसमें बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। सेकंड बात हमने फिर क्या देखा था, राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता। तो अब राष्ट्रपति की योग्यता बोर्ड पे, तो राष्ट्रपति की योग्यता में हमने देखा था कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो हमने यहाँ पे देखा था राष्ट्रपति की योग्यता। और मैंने साथ ही साथ अभी बताया कि फिर उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो उपराष्ट्रपति की योग्यता का मैंने डिफरेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बाकी के जो ऊपर के जो 4 हैं ये, ठीक ना, ऊपर के ये जो 4 हैं ये योग्यता क्या है, उपराष्ट्रपति के लिए भी चाहिए, परंतु पांचों वाला जो कंडीशन है लोकसभा, यहाँ पे क्या रहेगा कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। हम लोगों ने बच्चों यहाँ ये बात देख लिया, ठीक। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये भी मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें उसके बाद प्रेसिडेंट के अनुमोदक और प्रस्तावक कितने कितने होते हैं, 50-50 होते हैं। और वहीं पे जो उपराष्ट्रपति होगा इसके अनुमोदक और प्रस्तावक कितने होंगे, तो 20-20, 20-20 होंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था बच्चों, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा राष्ट्रपति का जमानत राशि। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि हमने कितना देखा, 15,000 रुपए। अगर कोई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति पद का, ठीक है, कुल मत का कितना % नहीं पा पाया, तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। तो हमने आंसर क्या लिखा बच्चों, 1/6, ठीक ना, 1/6। तो यहां तक की बातों को हम लोगों ने बच्चों देख लिया है, ठीक है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और फिर हम लोग कल की क्लास में फिर मिलते हैं। और जो भी आपकी क्वेश्चन, आपके क्वेरी रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, आप क्या है कमेंट में बोल देना, ठीक है बच्चों। तो रोकते हैं आज की क्लास, फिर कल मिलते हैं, चलिए ठीक है बच्चों।